हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। हैप्पी न्यू ईयर 2025। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हमारी पूरी टीम की ओर से। आशा करते हैं कि 2025 के साल में हम लोग हमारे गोल्स को अचीव कर लें और ये साल हम और बेहतर इंसान भी बने। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक का था। इस हफ्ते में न्यू ईयर की छुट्टी के दुनिया भर में थी, जिसकी वजह से पहले पार्ट में हमारे यहां पर लैकलस्टर ट्रेडिंग देखी गई है। वहीं जैसे ही नव वर्ष आया तो एकदम से बाजार में बाहर आ गई। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जनरली धारणा ये होती है कि म्यूचुअल फंड्स एनएवी को बढ़ाने के चक्कर में कुछ बाइंग करते रहते हैं, जिससे मिड और स्मॉल कैप के शेयरों में कुछ तेजी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ और ट्रेडिंग एकदम फ्लैट रही है। कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है 31 दिसंबर तक। अब आ जाइए 2025 के पहले हफ्ते में, जहां मार्केट ने एकदम से पलटी मार दी है। और वो भी कब, जब मार्केट में किसी को भी इसकी कोई धारणा नहीं थी, इसकी कोई भनक नहीं थी। मार्केट ने 2 दिनों में ऐसी गजब तेजी कर दी है, जिससे मंदी वालों को 2025 में पहला और बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। अब तेजी के कुछ कारणों पे भी नजर डाल लेते हैं। क्या ये तेजी सस्टेनेबल है भी या नहीं, वो भी देखते हैं। सबसे पहले हमारे जीएसटी के कलेक्शन जो जनवरी के पहले हफ्ते में आए हैं, ये उम्मीद से बेहतर आए हैं। 1.77 लाख करोड़ पे आए हैं, जो कि गत वर्ष के कंपैरिजन में 7.3% का जंप है। ये एक त्योहारी क्वार्टर था, जिसमें प्रायः बिजनेस अच्छा होता है। प्लस लास्ट ईयर के क्वार्टर में इलेक्शंस की वजह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग पहले ही स्लो हो चुकी थी, जिसकी वजह से इस बार के फिगर्स हमें बेहतर नजर आ रहे हैं। दूसरा रीजन रहा ऑटो बिक्री के आंकड़े, जिसमें खासकर आइशर मोटर के बिक्री के आंकड़ों ने बाजार के मूड को सुधार दिया। सभी ऑटो शेयर्स को ग्रीन लाइट में देखा गया। अब आइशर मोटर्स के रिजल्ट अच्छे क्यों आए? कंपनी के एक्सपोर्ट्स 90% बढ़ गए हैं, ये हुआ एक बड़ा जंप। लेकिन लोकल सेल्स में ऐसा कोई बड़ा जंप देखने को नहीं मिला है। इस बात से यह पता चलता है कि लोकल मार्केट्स में अभी भी कंज्यूमर्स के बाइंग पैटर्न में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तीसरा रीजन था एफआईआईज की निफ्टी में काफी बड़ी शॉर्ट पोजीशन है, जो कि 80 से 85% के आसपास रही है, जिसकी वजह से गुरुवार को हमने एक तरफा 445 अंकों की तेजी देखी है। इस महीने में रिजल्ट सीजन्स चालू हो रहे हैं, जिनसे एक्सपेक्टेशंस काफी लो है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे। मतलब यदि रिजल्ट्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस भी आते हैं, तो भी मार्केट को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो पता ही था कि कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं हुआ। लेकिन यदि रिजल्ट्स थोड़े भी बेहतर आते हैं, तो मार्केट्स को ये सरप्राइज दे सकते हैं। ये मार्केट के रैली के लिए एक बड़ा रीजन बन सकता है। अभी के लिए मार्केट्स ट्रिगर ढूंढ रहे हैं डायरेक्शन के लिए। अभी तक जितने भी रीजंस आए हैं, उनसे मार्केट ने एक बार के लिए बाइंग मोड तो ले लिया है। रिजल्ट सीजन फॉलो बाइंग के ला भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर आएगा अमेरिका से, जहां पर 20 जनवरी को ट्रंप की ताजपोशी होने वाली है, यानी उनका ऑफिस में पहला दिन। इस इवेंट को पूरा विश्व टकटकी लगाकर देख रहा है। वो सीट पर आने के पहले से ही, कुछ दिनों पहले से ही उन्होंने पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं। उसका पूरे विश्व पर क्या इंपैक्ट होगा, वो देखना पड़ेगा। ट्रंप की छवि मार्केट फ्रेंडली होने की हमेशा से धारणा है। उनके आने पर मार्केट्स ऊपर जाते हैं, लेकिन इस बार मार्केट्स उनके आने की एंटीसिपेशन में ही पहले से ही बड़ी रैली कर चुके हैं।
तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि उनकी अनाउंसमेंट्स पर मार्केट्स पर क्या असर होता है। लोकल मार्केट्स के लिए बजट बहुत बड़ा ट्रिगर होने वाला है, जो कि 1 फरवरी को हमारे देश में आता है। मार्केट्स की दिशा तय करने के लिए वैसे बजट से कोई खास आशा नहीं है इस बार मार्केट्स को, लेकिन मीडिया में पर्सनल इनकम टैक्स को घटाने की बात को काफी उछाला जा रहा है। अब हमें यह सोचना है कि सरकार 5 लाख से सीधा 15 लाख तक इनकम टैक्स माफ कर सकती है या नहीं। लास्ट बजट में सरकार ने कोई खास काम नहीं किया है। बजट में सिर्फ शेयर बाजार से एसोसिएटेड लोगों पर टैक्स की और टैक्स बढ़ा दिया है और टैक्स का ठीकरा हम लोगों पर, शेयर बाजार के लोगों पर फोड़ा गया है। इस बार अभी तक जिस हिसाब से ग्रोथ इंपैक्टेड है, उससे ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि सरकार आम आदमी को कोई बड़ी राहत दे पाएगी, क्योंकि डेफिनेटली उनके पास इनकम कम है तो एक्सपेंडिचर में उनको दिक्कत हो सकती है। हाँ, सरकार ने गत बजट में डायरेक्ट टैक्स कोड को लाने के बारे में बातें की थी। यदि डीटीसी किसी भी फॉर्म में यदि लाया जाता है तो मार्केट में एक नी जर्क रिएक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। अगले महीने में आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है ब्याज दरों पर। यह भी एक बड़े ट्रिगर के रूप में देखा जा सकता है। तो अभी आने वाले 1 महीने में काफी ट्रिगर्स हैं जो मार्केट की दिशा तय कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को मार्केट से कोई बड़ी उम्मीद नहीं है, तो किसी भी पॉजिटिव न्यूज को अब मार्केट में एक रैली बनने का सबब देखा जा सकता है। जियोपॉलिटिक्स में भी अभी कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। अभी सब शांत नजर आ रहा है। दोनों ही युद्ध में अभी के लिए लग रहा है कि अमेरिका की मध्यस्थता से हो सकता है कि वहां पर शांति बहाल हो जाए। ये हमारी एक पॉजिटिव थिंकिंग भी हो सकती है। चाइना से एक वायरस के आने की न्यूज शुक्रवार को मार्केट्स में आई, जिसके वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एचएमपीवी नाम के इस वायरस का अभी 14 वर्ष से नीचे के बच्चों में और बड़ी उम्र के लोगों में इंपैक्ट देखने को मिल रहा है चाइना में। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 40 दिन के आसपास भारत में भी ये वायरस आ सकता है। हमारे यहां डॉक्टरों का मानना है कि ये कोविड-19 के जैसा ही वायरस है, तो इससे डरने की अब कोई जरूरत नहीं लग रही है। प्लस 2011-12 में ये यूरोप, अमेरिका और कनाडा में भी पाया गया था। हमारे यहां रिटेल इन्वेस्टरों के लिए अभी 2025 में उनके पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। निफ्टी जबकि नीचे से करीब 750 अंकों की तेजी दिखा चुका है, लेकिन ये जो पूरी बढ़त है ये लार्ज कैप तक ही सीमित रही है। मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप में अभी भी नीचे के लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स। अब यहां से कोई फॉलो अप बाइंग अगर आती है तो इन स्टॉक्स के अंदर फिर से एक मूवमेंट शायद हमें देखने मिल सकता है। चलिए अब यहां पर हम कुछ एफआईआईज की भी बातें कर लेते हैं। एफआईआईज ने इस साल के पहले हफ्ते की शुरुआत 4,500 करोड़ के शेयरों की 4,500 करोड़ के शेयरों की सेलिंग करके की है। दिसंबर महीने में भी 17,000 करोड़ की नेट सेलिंग ही की थी। इस एक साल में इन्होंने 3,05,000 करोड़ की नेट सेलिंग की है। अब आप सोचिए, हमारे रिटेल की ताकत इतनी बढ़ गई है कि इतनी भयानक सेलिंग के बावजूद हमारे मार्केट्स अभी तक के लिए टिके हुए भी हुए हैं और ऑल टाइम हाई से महज 8-9% ही नीचे हैं। हमारे लोकल म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी की बात करें, इन्होंने करीब 5.25 लाख करोड़ की बाइंग की है इस एक साल में, जो कि एक साल में आज तक की सबसे बड़ी बाइंग मानी जाएगी। हम 5.25 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, 5,500 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं। सो इतना बड़ा बाइंग फिगर है, तो हमारे रिटेल की जय हो। मतलब
इन्होंने इतना कन्विक्शन रखा है मार्केट में कि पैसे लगाए जा रहे हैं और इन्हें रिटर्न भी मिल रहा है। अब चलिए हम लोग हमारे यहां पे अब दूसरे एसेट क्लासेस की भी बात कर लेते हैं। गोल्ड का भाव शुक्रवार को 77,320 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये कमोडिटी इस वर्ष दिसंबर में 65,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी, यानी 2023 दिसंबर की बात कर रहे हैं। वहां से ये 77,000 पर आ गई है इस 2024 दिसंबर में, यानी एक वर्ष में 19% के बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं इस एसेट क्लास ने। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी गोल्ड का भाव $2,660 के आसपास चल रहा था। कच्चा तेल $73 के आसपास ट्रेड कर रहा था। कच्चे तेल की कमोडिटी ने शुरुआत की थी $71 के आसपास 2024 में, वहां से ये $87 तक गया। वहां से गिरकर ये $65 भी आ गया। $87 आपका अप्रैल के आसपास था और $65 करीब जून जुलाई के आसपास था, और अंत में आते आते ये $71 के आसपास ही रहा। तो इस कमोडिटी ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है एक साल में। अब हम बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन $98,700 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसने $43,000 से शुरुआत की थी, यानी जनवरी में इसका भाव 43,000 था 2024 में। क्लोजिंग होते होते ये 98,000 के आसपास आ गया था, यानी 130% के स्टैगरिंग रिटर्न्स दिए हैं इस एसेट क्लास ने। निफ्टी ने करीब 2,000 पॉइंट्स की रैली देखने को मिली है। हम 21,658 के आसपास थे जनवरी 2024 में, और दिसंबर आते आते हमने 23,644 के आसपास की क्लोजिंग देखी है, यानी करीब 9% के रिटर्न्स देखे गए हैं 2024 के साल में निफ्टी में। अब हम निफ्टी की भी बातें कर लेते हैं। निफ्टी 191 पॉइंट्स बढ़कर 24,004 पे बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 50,988 पर, यानी 322 पॉइंट घटकर बंद हुआ है। सेंसेक्स 79,223 पर, यानी 524 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है इस गत शुक्रवार को। अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी ऑटो खास शुक्रवार की जो रैली आई है, और ये 3.92% बढ़ा है इस हफ्ते में। उसके अलावा निफ्टी एमएनसी, एफएमसीजी और फार्मा, ये तीनों ही इंडेक्स करीब करीब 1 से 2.25% तक बढ़े हैं और हरे निशान में बंद हुए हैं इस सप्ताह में। अब यहां पर हम कुछ घटने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। घटने वाले में सिर्फ एक इंडेक्स है जो कि बैंक निफ्टी, वो भी सिर्फ 0.5% घटकर बंद हुआ है इस सप्ताह में। यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं। आईटीआई, ये इसका खास इसकी बढ़त देखी गई है। ये करीब करीब 40% तक बढ़ गया इस एक हफ्ते में। शुक्रवार के सेशन में भी ये 20% ऊपर था। लॉयड मेटल, सारेगामा इंडिया, इंडियन रिन्यूएबल्स, सेंचुरी प्लाईवुड, ऑयल इंडिया, इंद्रप्रस्थ गैस, ये सभी के सभी शेयर्स करीब करीब 13 से 21% तक की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब यहां पर हम कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिनमें त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बालाजी अमाइंस, साइंट, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, जिंदल स्टेनलेस, फिनिक्स मिल्स, ये सभी के सभी शेयर्स करीब करीब 7 से 10% तक घटे हैं इस एक सप्ताह में। अब चलिए हम लोग अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं, जो 6 से 10 जनवरी तक का है। अगले हफ्ते से रिजल्ट सीजन शुरू होने वाले हैं। सबसे पहले जीएम ब्रेवरीज के रिजल्ट्स आएंगे 7 जनवरी को। इसके बाद आएंगे हमारे आईटी की सबसे दिग्गज कंपनी टीसीएस, और इसके पीछे पीछे टाटा एलेक्सी के भी रिजल्ट्स सेम डे पे हैं, यानी 9 जनवरी को इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं। इस बार के जो रिजल्ट्स हैं वो त्योहारी सीजन की वजह से गए क्वार्टर के मुकाबले हल्के से बेटर हो सकते, उसकी उम्मीद है। लेकिन अगर यहां पर गलती से कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो ये मार्केट इन कंपनीज को रिवॉर्ड करने में भी नहीं चूकेगा। अभी मूड पॉजिटिव है।
शुक्रवार को मार्केट्स में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली। नए सेटलमेंट के पहले दिन ही प्रॉफिट बुकिंग का मूड देखने को मिला है। निफ्टी 183 अंक, बैंक निफ्टी 616 अंक, सेंसेक्स 720 अंक गवाकर बंद हुआ है शुक्रवार को। आईटीसी के शेयर सुर्खियों में रहे क्योंकि 6 जनवरी यानी सोमवार को इसकी रिकॉर्ड डेट के बाद अब ये आईटीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को आईटीसी होटल्स के भी शेयर मिलेंगे। आईटीसी होटल्स के शेयर की लिस्टिंग बाद में होगी, लेकिन इनकी जो जिन शेयर होल्डर्स के पास शुक्रवार को यानी 3 जनवरी को जिनके डीमैट में ये शेयर्स जो बाइंग थी, अगर वो बाइंग कर लिए हैं 3 तारीख को तो 6 तारीख को उनके डीमैट में होगा, और 6 तारीख को जिनके पास डीमैट में ये शेयर होगा उन्हीं को ये आईटीसी लिमिटेड के शेयर मिलेंगे। अब आगे क्या होगा, सबके एक ही सवाल। मार्केट्स ऊपर के लेवल में अभी जो जा रहा है वहां पर कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से जोरदार तेजी के बाद इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस की कमी है ऊपर के लेवल्स में। निफ्टी में अभी कॉल राइटर्स का डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। निफ्टी ने 24,000 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग दी है, जो कि काफी अहम मानी जाएगी। 23,800 23,900 के लेवल्स को काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट माना जा रहा था, जिसके ऊपर निफ्टी ने अभी बंद कर लिया है। तो अब जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट का काम कर सकता है, तो 23,900 का सपोर्ट ले सकता है मार्केट। निफ्टी ने अभी जनवरी में 2 दिनों में 360 अंकों की तेजी की है, 3 दिनों में। बजट से पहले एफआईआईज ने और शॉर्ट कवरिंग भी कर सकते हैं, जिससे मार्केट्स को नीचे में कुछ सपोर्ट मिल सकता है। एफआईआईज अब कितने एग्रेशन करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो हर नीचे के लेवल्स पर वो बाइंग के लिए आ सकते हैं। निफ्टी को 24,300 24,400 के जोन में रेजिस्टेंस मिल सकता है। इन जोन्स के ऊपर निकलने पर निफ्टी 24,800 के लिए उनके द्वार खुल जाएंगे। नीचे क्योंकि मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है, तो किसी भी डिप पर मार्केट में खरीदारी आ सकती है। वैसे अगले हफ्ते में एफओएमसी की पिछली बैठक के मिनट्स भी जारी होंगे अमेरिका में। यहां से भी एक शॉर्ट टर्म का ट्रिगर आ सकता है। बजट से रिलेटेड स्टॉक्स और बढ़िया रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट देखने को भी मिल सकता है। ये मार्केट एक तरफा तेजी के मूड में तो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन मूड अभी के लिए पॉजिटिव है। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। इस बार हमने कुछ लास्ट ईयर के डेटा के साथ कंपैरिजन किया है। तो दादा, अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। 2025 का पहला एपिसोड 6-1 से लेके 10-1 तक जो वीक रहेगा उसके बीच में जो बातचीत हम लोग करेंगे, इसके अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी का बात करेंगे। टेक्निकली कहाँ पर ये रुका है, तो इसके लिए मेरा बाईं तरफ बैंक निफ्टी वीकली, उसके बाद बैंक निफ्टी डेली, फिर निफ्टी स्पॉट वीकली एंड डेली। देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द इंडिसेस फास्ट वीक में पॉजिटिव पॉजिटिव क्लोजिंग लाया है कुछ कुछ दिन में। बट निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखा जाए तो एक डिफरेंस है, जो कि बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो नेगेटिव में बंद हुआ है वीकली, और निफ्टी का वीकली देखा जाए तो निफ्टी वीकली थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग एटलीस्ट बंद हुआ है। बट दोनों का अंदर जो सेम चीज है वो 9 एक्सपोनेंशियल के नीचे क्लोजिंग। बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर है, निफ्टी भी एक रेंज में है, लेकिन निफ्टी का रेंज थोड़ा अलग टाइप का है। ऊपरी हिस्से में 24,860 और नीचे में 23,260 इस बीच में है। और बैंक निफ्टी थोड़ा ब्रॉडर हिसाब से देखा जाए तो 49,500 एंड 54,000 ये बैंक निफ्टी का रेंज बना हुआ है। 49,300 एंड 54,000 पकड़ के चलिए। डेली बैंक निफ्टी में जो प्रॉब्लम हुआ है वो है फॉलिंग 13 डीएमए के ऊपर फ्राइडे
क्लोजिंग नहीं आया, थर्सडे को आया था। दैट मीन्स नेगेटिव क्लोजिंग। बट डेली निफ्टी में अगर देखा जाए तो फॉलिंग 13 डीएमए के ऊपर फ्राइडे और थर्सडे क्लोजिंग हुआ है, बट थर्सडे के बाद फ्राइडे का फॉलो अप बाइंग नहीं हुआ और फॉलो अप में नेगेटिव क्लोजिंग है। फिर भी क्लोजिंग जो है वो 13 डीएमए के ऊपर ही रखा है। तो एज पर द निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट के अंदर कुछ हद तक चौंकाने वाला कुछ चीज नहीं है, मोमेंटम वाला कुछ चीज ऐसा बना नहीं है। एक रेंज के एक दायरे के अंदर ही है। अब देखना ये पड़ेगा क्या 13 डीएमए के ऊपर मेंटेन कर पाएगा दोनों इंडिसेस डेली चार्ट में। और नेक्स्ट वीक से तो मोमेंटम थोड़ा सा चेंजेस होने का चांसेस है, क्योंकि रिजल्ट भी आने वाला है। तो ये सब देखते हुए खास कुछ नहीं है डेली और वीकली कॉम्बिनेशन में। खाली मोमेंटम में वोलेटिलिटी थोड़ा बढ़ चुका है, जो कि लास्ट दिसंबर महीना का जो था 2024 में, लास्ट वीक में उतना मोमेंटम नहीं था, थोड़ा सप्रेस हो गया था। तो यही है, ज़्यादा कुछ बोलने का है ही नहीं। और नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, उसको दिमाग के रख के आप लोग सोच सकते हैं 2025 का शुरू शुरू। बट एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि ये चार्ट के ऊपर देख के कि सामने में जो सपोर्ट जोन है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो और चाहे वो निफ्टी हो, ये सपोर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। जहां तोड़ेगा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। और अपवर्ड में अभी बहुत सारा रेजिस्टेंस है। तो जब तक वो रेजिस्टेंस तोड़ के क्लियर क्लोजिंग नहीं आएगा, तब तक एक रेंज में ही हम लोग फंसे रहेंगे, खास करके बैंक निफ्टी में। निफ्टी में हो सकता है एक मोमेंटम बनने का उम्मीद रख रहा हूं, क्योंकि जिस हिसाब से चार्ट प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये था आज मेरा ये छोटा सा पहला न्यू ईयर में 2025 में पहला छोटा ब्रीफ। सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जरूर देखेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए कुछ स्टॉक्स की बारे में जो बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर टेक्निकल विश्लेषण करेंगे, वो तीनों स्टॉक है सारेगामा इंडिया, विजय डायग्नोस्टिक एंड वेलस्पन लिविंग। फिर से बोल देता हूं कि ये एक टेक्निकल विश्लेषण है। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ना तो ये बाई है ना तो ये सेल है। टेक्निकली मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ। आप लोग भी ऐसा करके चार्ट्स देख देख सकते हैं, ऐसा सिम्टम्स ढूंढ सकते हैं, या आप लोग का जो मेरा जो इनपुट है, इसको आप और थोड़ा सा बढ़िया ढंग से इसका फंडामेंटल और टेक्निकल्स बाकी चीज भी देख सकते हैं। तो सारेगामा इंडिया से शुरू करता हूँ। तो सारेगामा इंडिया में जो चार्ट बना है लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग के बाद, मैंने 2025 का पहला हफ्ता में 1326 का जोन स्क्वीज हो चुका है। दैट मीन्स नाउ वी आर इन अ वैल्यूएशन जोन इन द वीकली टर्म्स। और प्रीवियस जो टॉप है उसको बार बार रिटेस्ट करके फिर से ये जगह में इधर उधर करना, ये ये फीलिंग हो रहा है कि ये एक सपोर्ट जो बना है, दैट मीन्स ये जो लोएस्ट पॉइंट है 440 का, ये बार बार इसी जोन से, क्योंकि लास्ट वीक में भी एक बार 450 के आसपास आके फिर एक बढ़िया क्लोजिंग हिसाब से देखा गया 551 का।
अब देखना ये पड़ेगा कि जिस हिसाब से ये क्लोजिंग है, इस जोन का हाईएस्ट क्लोजिंग, अब सामने रेजिस्टेंस जो रहेगा ये सब जोन, दैट मींस 590 एंड प्रीवियस जो टॉप है 640, ये थोड़ा अलग टाइप का स्टॉक है। तो सारेगामा के ऊपर रेडार लिस्ट में डाल सकते हैं। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न, स्लोप जो इतना दिन से नेगेटिव हो रहा था वो थोड़ा सा इस वीक के बाद एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने का कोशिश तो कर किया है। वीकली आरएसआई एंड वीकली स्टोकैस्टिक्स मोमेंटम के हिसाब से खड़ा हुआ है। तो दैट्स वाई मैं इस स्टॉक को नेक्स्ट वीक से लेके अगला 3 हफ्ता मिनिमम, उसके बाद 3 महीना इस स्टॉक के ऊपर नजर डालूंगा। और आप लोग को भी मैं यही सुझाव देंगे कि इसके ऊपर बाई सेल नहीं सोच के आप लोग काफी सारा एनालिसिस कीजिए। मेरा एक छोटा सा इनपुट है किस जगह पे ये स्टॉक रुका है। विजय डायग्नोस्टिक काफी बढ़िया रनअप, और इसका जो चार्ट का बिहेवियर है, मैं जो डिफॉल्ट मूविंग एवरेज आप लोग को बार बार दिखाते आ रहा हूँ 1326 का, जब जब बीच वाला जोन को हिट किया उसके बाद ही एक पुल बैक आया है। ये सिलसिला चल रहा है सिंस 2023 जून के बाद से। क्या ये सिलसिला अभी भी चलेगा या इसका ब्रेकडाउन होगा? दैट्स वाई ये स्टॉक के ऊपर हम लोग का नज़र रखना चाहिए। और काफ़ी मोमेंटम स्टॉक भी ये बन चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से ये चार्ट 2023 और 24 प्रोग्रेस हुआ है। अब नीचे में जो जगह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया लग रहा है 1000 के आसपास, +- 50 पॉइंट्स, ये एक सपोर्ट जोन के हिसाब से है। और ऊपर में ये जगह पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, दैट मीन्स 1200, एंड उसके बाद जो प्रीवियस स्टॉप है 1250। ऑसिलेटर इंडिकेटर एंड मोमेंटम इंडिकेटर इज कंसर्न, थोड़ा ऊपर से जो रिएक्शन आया है उसके बाद थोड़ा कूल डाउन होके आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक्स इंडिकेट कर रहा है। बट वीकली एमएसीडी का स्लोप उस ढंग से अभी तक स्लोप चेंज नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक सेम क्राइटेरिया एज सारेगामा, 3 हफ्ता से लेके 3 महीना ये स्टॉक के ऊपर आप नज़र बना सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी और एनालिसिस कर सकते हैं। मैं ये रेडर लिस्ट में, अपना रेडर लिस्ट में डाल के स्टॉक को वॉच लिस्ट में जरूर देखूंगा, और इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है वो भी देखूंगा। आज का फाइनल जो स्टॉक है वेल्सपन लिविंग, काफ़ी वेल नोन स्टॉक बन चुका है। ब्रेकआउट के बाद से बार बार सपोर्ट एरिया, दैट मीन्स 150 राउंड नंबर एंड 130। इसका भी अगर चार्ट फॉर्मेशन देखा जाए, मूविंग एवरेज क्रॉस डाउन होने के बाद मोमेंटम ऊपर की तरफ आया, फिर एक इंडिसीजन जोन पे आ रहा है। ना तो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है ना नीचे जाने का, कुछ टाइप का फ्लैट टाइप मोमेंटम बन चुका है, क्योंकि मूविंग एवरेज देख के ये समझ में आ रहा है। बाकी जो इंडिकेटर्स है इसके अंदर एमएसीडी का जो स्लोप चेंज हो रहा है, कंफ्यूजिंग स्लोप चेंज, इसके लिए मैं इस स्टॉक को रेडर लिस्ट में डालूंगा। और वेल्सपन लिविंग जिस हिसाब से आरएसआई स्टोकेस्टिक्स है, तो कुछ हद तक एक सपोर्ट एरिया के आसपास आने के बाद प्राइस एक्शन का इंडिकेटर जो बिहेव करता है वैसा ही बिहेवियर कर रहा है। तो वेल्सपन लिविंग के ऊपर भी मेरा नज़र रहेगा, दैट मीन्स मेरा रेडार लिस्ट में रहेगा। और नेक्स्ट 3 वीक्स, कम से कम 3 हफ्ता और मैक्सिमम 3 महीना के लिए इस स्टॉक के ऊपर मेरा नज़र रहेगा, क्या मोमेंटम चेंज हो रहा है और किस तरफ चेंज हो रहा है। तो ये था आज मेरे लिए ये तीनों स्टॉक के ऊपर टेक्निकल विश्लेषण, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, आज जहां पर आप कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू।
ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में यानी लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।